अब हम फॉर्म हैंडलिंग की बात करेंगे। तो फॉर्म हैंडलिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बुनियादी तौर पर एक HTML फॉर्म क्या होता है। HTML के अंदर फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़र्स को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि यूज़र अपना इनपुट डाटा प्रोवाइड कर सके। तो फॉर्म इज़ अ प्राइमरी इंटरफेस फॉर यूज़र इनपुट इन वेब एप्लीकेशंस। तो एक फॉर्म के अंदर डिफरेंट तरह के इनपुट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, रेडियो बटन्स एंड ड्रॉप डाउन्स। और जब भी यूज़र फॉर्म के अंदर डाटा पुट करता है तो उस फॉर्म को फिर सबमिट किया जाता है सर्वर को, ताकि फॉर्म का डाटा हम प्रोसेस कर सकें। और फिर उस डाटा को हमने डेटाबेस में स्टोर करना है या किसी फाइल में स्टोर करना है, तो वो हम PHP की सर्वर फाइल में जो भी प्रोसेसिंग लिखी होती है उसके थ्रू हम डाटा को प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम फॉर्म के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्म का टैग हम यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, और उसके अंदर हम दो की एट्रीब्यूट्स मेंशन करते हैं फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर। एक हमारे पास है एक्शन का की एट्रीब्यूट और दूसरा की एट्रीब्यूट है मेथड। इनकी डिटेल्स हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा फॉर्म के टैग के अंदर हम डिफरेंट इनपुट एलिमेंट्स के टैग को इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम इनपुट का टैग इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट एरिया का, सिलेक्ट का, इसी तरह हम डिफरेंट इनपुट टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो फॉर्म के की एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्या मकसद होता है। सबसे पहले हमारे पास एक एक्शन का एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के अंदर। एक्शन के अंदर हम वो URL स्पेसिफाई करते हैं जिस URL को हमने फॉर्म का डाटा भेजना है प्रोसेसिंग के लिए। ये बुनियादी तौर पर उस PHP फाइल का URL होता है जिस PHP फाइल ने हमारे फॉर्म के डाटा को प्रोसेस करना है। उसके बाद हमारे पास है मेथड का एट्रीब्यूट। मेथड के एट्रीब्यूट में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम फॉर्म का डाटा किस तरीके से प्रोसेसिंग फाइल को भेजेंगे। तो यहाँ पे हम दो तरह के HTTP मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पहला है गेट और दूसरा है पोस्ट। गेट का मेथड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हमारा फॉर्म का डाटा है वो एड्रेस बार में URL के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा और फिर प्रोसेसिंग फाइल को जाएगा, जो PHP की प्रोसेसिंग फाइल है। और जो सारा डाटा है वो वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें ब्राउज़र का जो एड्रेस बार है उसमें नज़र आता है। तो अगर हम पोस्ट का HTTP मेथड इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा फॉर्म का डाटा है वो ब्राउज़र के एड्रेस बार में हमें नज़र नहीं आता और सीक्रेटली ये रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर सारा डाटा PHP फाइल को भेजा जाता है। इसके अलावा फॉर्म के अंदर हम जितने भी इनपुट एलिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे उनमें हमने दो एट्रीब्यूट्स हर एलिमेंट के अंदर मेंशन करने हैं। पहला है नेम का एट्रीब्यूट और दूसरा है ID। नेम का एट्रीब्यूट हम इसलिए मेंशन करते हैं ताकि जो PHP के अंदर हमने फॉर्म का डाटा गेट करना है किसी भी इनपुट एलिमेंट का, तो जो भी नेम के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको हम की बोलते हैं, उसके थ्रू हम उस एलिमेंट को पहचान सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम PHP में फिर गेट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हमने अपने इनपुट एलिमेंट की एक्सेस देनी है जावास्क्रिप्ट को या CSS की कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम ID का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने फॉर्म के इनपुट एलिमेंट को लिंक कर सकें विद जावास्क्रिप्ट एंड CSS। तो अब हम यहाँ कोड एडिटर में एक फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप एम्प्टी फाइल पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि HTML का डिफ़ॉल्ट कोड आ जाए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने HTML का जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो आ जाएगा। अब बॉडी के टैग के अंदर मैं फॉर्म का टैग यूज़ करूँगा। फॉर्म के टैग को मैं साथ ही क्लोज़ भी कर दूँगा। अब फॉर्म के टैग के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो की एट्रीब्यूट्स आते हैं। पहला है एक्शन का। एक्शन के अंदर हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जिसके थ्रू हमने इस फॉर्म का डाटा प्रोसेस करना। तो लेट्स सपोज कि मैंने एक अलग से फाइल बनाई हुई है process.php जिसके अंदर इस फॉर्म का डाटा गेट किया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि होता है मेथड का की एट्रीब्यूट जो फॉर्म के टैग के अंदर आपने बताना है। तो यहाँ पे हम या तो पोस्ट लिखते होते हैं या हम यहाँ पे गेट लिखते होते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी गेट लिख देता हूँ। और फॉर्म के अंदर हम डिफरेंट इनपुट एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने एक लेबल लगाया है नेम का और उसके बाद मैंने एक इनपुट एलिमेंट यूज़ किया है जिसके थ्रू मैं यूज़र से उसका नाम एज इनपुट फॉर्म के थ्रू ले सकता हूँ। तो इनपुट एलिमेंट के अंदर आप सबसे पहले बताते हैं उसकी टाइप कि ये किस टाइप का इनपुट एलिमेंट है। उसके बाद आपने उसको ID असाइन की है
ताकि उसको आप लेबल के साथ लिंक कर सकें, या जावास्क्रिप्ट में या CSS में इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ID आप यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने एक नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेम का एट्रीब्यूट मैंने जैसा कि आपको स्लाइड में भी बताया था कि हम यूज़ करते हैं ताकि इस इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को हम PHP के अंदर गेट कर सकें। तो इसकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़र नेम भी दे सकता हूँ। तो जब भी PHP के अंदर हम लिखेंगे कि यूज़र नेम, जब भी हम वैल्यू गेट कर रहे होंगे पोस्ट के अंदर या गेट के अंदर वहाँ पे, तो ये यूज़र नेम यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इस इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को। तो इसी तरह मैं और कुछ इनपुट एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने एक ईमेल का भी इनपुट एलिमेंट बना दिया, सेम एज़ नेम इनपुट। इसमें हम यूज़र की ईमेल एज इनपुट ले रहे हैं। इसमें भी आपने बताया कि ये टाइप ईमेल, यानी इसमें आप ईमेल टाइप करेंगे और इसका भी ID और नेम जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद मैंने एक बटन लगाया है जिसकी टाइप मैंने रखी है सबमिट। सबमिट का मतलब होता है कि जब भी इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉर्म का डाटा जो है वो सर्वर के ऊपर सबमिट कर दिया जाएगा, और इसकी वैल्यू मैंने रखी है सबमिट। ये वैल्यू जो है वो स्टैटिक है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी मैं आपको आउटपुट ब्राउज़र में दिखाऊं अगर, तो आप देख सकते हैं कि एक बेसिक फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है जिसमें हम नेम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और ईमेल, और जब हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे इनपुट कुछ एंटर कर भी दें, फॉर एग्जांपल ये ईमेल और नेम, तो जब हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो एरर आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो process.php फाइल है वो अभी हमने क्रिएट नहीं की। तो हम कोड एडिटर में वापस आके एक्शन को फ़िलहाल एम्प्टी कर देते हैं। तो मैंने एक्शन के अंदर से process.php रिमूव कर दिया क्योंकि अभी वो फाइल हमने क्रिएट नहीं की, और मेथड में गेट ही रहने देता हूँ। तो अब हम इसको अगर ब्राउज़र में रन करें तो यहाँ पे मैं इनपुट एंटर करता हूँ एडमिन और admin@gmail.com। यहाँ पे अब आप, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आपने देखना है कि क्या आपको एड्रेस बार में फ़र्क नज़र आएगा। अभी एड्रेस बार इस तरह है। तो जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करता हूँ तो क्योंकि हमारा जो फॉर्म का सबमिशन मेथड है वो गेट है, और मैंने आपको बताया था कि जब गेट मेथड हम यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र के एड्रेस बार में वो सारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स या लेबल्स हमें दिखाई देता है। तो जब मैंने सबमिट किया तो देखें यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे आ गया और ईमेल भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं इस मेथड को अगर पोस्ट कर देता हूँ और इस पेज को मैं दोबारा रीलोड करता हूँ और इस फॉर्म का डाटा जब मैं सबमिट करूँगा तो वो आपको एड्रेस बार में नज़र नहीं आएगा। एडमिन और यहाँ पे मैं सैम्पल ईमेल। अब मैं जब फॉर्म का डाटा सबमिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेथड हमारा पोस्ट है, तो देखें सबमिट करने पे जो डाटा है वो ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि एक HTML फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके बुनियादी की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, उसमें हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम PHP फाइल भी क्रिएट करना सीखेंगे जिसके थ्रू हम इस फॉर्म के डाटा को प्रोसेस कर सकें। जब भी आप कोई फॉर्म यूज़ करते हैं और उसमें यूज़र डाटा इनपुट कर देता है और उसके बाद जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो फॉर्म का डाटा प्रोसेसिंग के लिए सर्वर पर जो PHP की फ़ाइल है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उस डाटा को प्रोसेस किया जा सके। और हमने देखा था कि हम दो तरह से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूजिंग गेट मेथड एंड यूजिंग पोस्ट मेथड। तो PHP की प्रोसेसिंग फ़ाइल के अंदर हम कुछ स्पेशल वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं जो फॉर्म के सबमिटेड डाटा को रिसीव करते हैं। इन स्पेशल वेरिएबल्स को हम कहते हैं सुपर ग्लोबल्स। तो PHP में कई तरह के सुपर ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम सिर्फ 3 के ऊपर फोकस करेंगे और उनमें भी जो 2 मेन सुपर ग्लोबल्स हैं वो है गेट और पोस्ट। अगर आपने फॉर्म के डाटा को सबमिट करने के लिए HTTP गेट मेथड इस्तेमाल किया है तो आप PHP के अंदर गेट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे ताकि आप डाटा को रिसीव कर सकें। इसी तरह अगर आपने फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड यूज़ किया था HTTP का डाटा को सेंड करने के लिए, तो PHP के अंदर भी आप पोस्ट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक तीसरा रिक्वेस्ट का सुपर ग्लोबल भी एग्जिस्ट करता है PHP के अंदर। इसको हम इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारे पास फॉर्म का डाटा कुछ इस तरह से है कि उसमें कुछ डाटा गेट मेथड के थ्रू भेजा गया है और कुछ डाटा जो है वो पोस्ट के थ्रू भेजा गया है और कुछ जो है वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू भेजा गया है। तो अगर मुख्तलिफ HTTP मेथड
मेथड्स को कंबाइन करके डाटा भेजा जा रहा है तो आप रिक्वेस्ट का सुपर ग्लोबल इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक जो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप डाटा रिसीव कर रहे हैं तो आपने एक सर्वर का सुपर ग्लोबल इस्तेमाल करना है हमेशा, और उसमें आप रिक्वेस्ट मेथड का पैरामीटर लिखेंगे ये चेक करने के लिए कि डाटा किस फॉर्म में आ रहा है। इसको हम कहते हैं कि हमने कंडीशनल चेक लगा दिया है सबमिशन मेथड को वेरीफाई करने के लिए कि किस मेथड के थ्रू फॉर्म ने हमें डाटा भेजा है। तो इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसको अब हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपने एक्शन में लिखा होता है, कोई भी PHP की फाइल हो सकती है, फॉर एग्जांपल server.php। तो फॉर्म का डाटा जो है वो इन सुपर ग्लोबल्स के अंदर आ जाएगा और ये डाटा जो है वो सर्वर पे सबमिट किया जाएगा ताकि इसको प्रोसेस किया जा सके। इस प्रोसेसिंग के अंदर यूज़र की ऑथेंटिकेशन हो सकती है, डाटा को हम डाटाबेस में ऐड करवा सकते हैं या डाटा के ऊपर कोई दूसरी प्रोसेसिंग भी हम करवा सकते हैं। तो अब जो हमने पिछले टॉपिक में एक फॉर्म बनाया था जिसमें हमने यूज़र से नेम और ईमेल इनपुट करवाया था, तो उसी को हम प्रोसेस करवा के देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम यूज़र का नेम और ईमेल जो है वो रिसीव करेंगे फॉर्म के थ्रू, और उसके ऊपर हम बुनियादी वैलिडेशन लगाएंगे, यानी बेसिक वैलिडेशन के जो ईमेल है और नेम है यूज़र ने एम्प्टी तो नहीं एंटर किया। उसके बाद हम जो डाटा सबमिट किया यूज़र ने उसको सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज का मतलब ये होता है कि आपका जो इनपुट है उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा इनपुट में तो वो हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए वल्नरेबल हो सकता है और उसके थ्रू हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे HTML स्पेशल कैरेक्टर्स का। इनपुट कैरेक्टर्स जो हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट होते हैं उनको सैनिटाइज कर देता है, तो उसको इनपुट में से रिमूव कर देता है। और फाइनली हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जो हमें हमारे फॉर्म के तरफ वापस ले जाएगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था और इसमें हमने मेथड जो था वो पोस्ट लिखा था। अब हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम process_form का नाम देंगे और इसको .php के एक्सटेंशन के साथ हम सेव कर देंगे। अब क्योंकि हमने फॉर्म का डाटा जो है वो एक सबमिट करना है तो यहाँ पे हम उस फाइल का नेम दे देंगे process_form.php। अब इस फॉर्म को पता है कि जब सबमिट होगा डाटा तो किस URL को हिट करना है ताकि डाटा को भेजा जा सके फॉर प्रोसेसिंग। अब हम process_form में सारी कोडिंग करेंगे। यहाँ पे हम PHP का टैग लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने वो कंडीशनल चेक लगाना है जिसकी अभी हमने बात की थी कि जिसको हम कहते हैं सर्वर, और इसके अंदर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट मेथड और उसको हम चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट पैरामीटर हमारा पोस्ट के इक्वल है या गेट के इक्वल है। तो इस पोस्ट को भी हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो लाइन नंबर 2 पे हमने एक कंडीशनल चेक लगाया है फॉर्म के सबमिशन मेथड को वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई फॉर्म का डाटा जो है वो पोस्ट के थ्रू सबमिट किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो हम इफ़ कंडीशन का ब्लॉक बना देंगे। ये हमारा कंडीशनल चेक है। अब हमने डाटा को रिसीव करना है तो हम यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम पोस्ट का सुपर ग्लोबल इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम की पास करेंगे नेम की, कि जो डाटा आ रहा है उसमें जो नेम की के अगेंस्ट वैल्यू है वो इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये जो नेम की मैंने की पास की है, ये लास्ट में भी मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि ये जो यहाँ पे नेम हमने की रखी थी इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये वही की है ताकि हम डाटा को यहाँ पे गेट कर सकें। इसी तरह हम एक ईमेल का वेरिएबल बनाएंगे और ईमेल की वैल्यू भी हम यूजिंग दी ईमेल की पोस्ट के सुपर ग्लोबल से गेट करेंगे और ईमेल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो इस तरह से हमने डाटा रिट्रीव कर लिया है। उसके बाद हमने कहा था कि जब हम डाटा रिट्रीव कर लेंगे तो हम उसके ऊपर एक बेसिक वैलिडेशन लगाएंगे कि डाटा एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इफ़ PHP के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है एम्प्टी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए जो कि है एम्प्टी फंक्शन। तो हम एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे एम्प्टी और उसको वेरिएबल नेम पास कर देंगे कि अगर वेरिएबल नेम की वैल्यू एम्प्टी है उसके बाद हम और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे या ईमेल भी एम्प्टी है तो हम एक और एम्प्टी फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर ईमेल का वेरिएबल हम पास कर देंगे। तो अगर इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू भी एम्प्टी है तो हम मैसेज इको करवा देंगे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, यानी तमाम फील्ड्स का डाटा आप फॉर्म के अंदर एंटर करें। यहाँ पे मैं ईमेल एम्प्टी छोड़ देता हूँ और नेम मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैसेज आ गया कि प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स।
तो अब हम अपने कोड में वापस आते हैं, और तो अगर यूज़र ने सारा डाटा फिल किया है और एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पे एल्स का हम ब्लॉक बना लेते हैं, और यहाँ पे हम एक इको स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यूज सबमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और इस एल्स ब्लॉक के अंदर जो यूज़र ने डाटा सबमिट किया है वो हम प्रिंट करवा देंगे। तो हम एक और इको स्टेटमेंट लिखेंगे, इको नेम इक्वल टू, और हम नेम का वेरिएबल यहाँ पे कंकैटिनेट करवा देंगे। इसी तरह हम दूसरी इको स्टेटमेंट के अंदर ईमेल भी हम प्रिंट करवा देंगे। तो अब यहाँ पे मैं ईमेल भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल admin@gmail.com। तो आप देख सकते हैं कि डाटा हमारा एम्प्टी नहीं था, तो डाटा हमने प्रोसेस अंडरस्कोर फॉर्म के अंदर रिसीव किया और उसको प्रिंट करवा दिया। तो नेम भी हमारा आ गया है और ईमेल भी हमारे पास आ गई है। इसके अलावा हमने बात की थी कि हमने अपनी जो फॉर्म की इनपुट है उसको सैनिटाइज भी करना है, ताकि अगर हमारे इनपुट के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए वल्नरेबल हैं तो उनको सैनिटाइज किया जा सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML स्पेशल कैरेक्टर का फंक्शन। तो यहाँ से मैं नेम का वेरिएबल रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML स्पेशल कैरेक्टर्स का फंक्शन, और इसके अंदर मैं पैरामीटर में पास कर दूँगा नेम का वेरिएबल। इसी तरह मैं यहाँ पे भी ईमेल के साथ भी इसको इस्तेमाल करूँगा और ईमेल का वेरिएबल भी एज पैरामीटर इसको पास कर दूंगा। सो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप इस फंक्शन को यूज़ करें ताकि आप अपने इनपुट को सैनिटाइज कर सकें। और यहाँ लास्ट में इको स्टेटमेंट के अंदर हमने एक पी का टैग यूज़ किया है और एंकर टैग का यूज़ करते हुए हमने जो हमारे फॉर्म का लिंक है वो यहाँ पे लिख दिया forms.php, ताकि यूज़र अगर वापस जाना चाहे तो इस पर क्लिक करके वो वापस जा सकते हैं। इसको भी ब्राउज़र में रन कर लेते हैं। तो अब मैंने इनपुट जो है वो दे दी है, मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गई और उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस फॉर्म पे जा सकता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा इस टॉपिक के अंदर कि किस तरह से हम फॉर्म के डाटा को PHP के अंदर विद द हेल्प ऑफ सुपर ग्लोबल्स रिसीव करते हैं और उस डाटा को कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे फॉर्म के अंदर डिफरेंट इनपुट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट इनपुट फॉर्म एलिमेंट्स को किस तरह से PHP के अंदर हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट का इनपुट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हम इनपुट के टैग के अंदर टाइप मेंशन करते हैं जो कि होती है टेक्स्ट। इसी तरह टेक्स्ट हमारे पास ईमेल की फॉर्म में भी हो सकता है और पासवर्ड की टाइप भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स के अंदर हम यूज़र को सिलेक्शन का एक ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं और उसने मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, तो हम रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने मल्टीपल सिलेक्शंस चूज़ करवानी है यूज़र से तो हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। चेक बॉक्सेस जब हम यूज़ करेंगे तो हम अरे की नोटेशन यूज़ करेंगे, यानी जो चेक बॉक्सेस का डाटा है वो एक अरे के अंदर हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हॉबीज़ की एक अरे बनाई है और यूज़र की एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं, तो यूज़र मल्टीपल हॉबीज़ सेलेक्ट करेगा फॉर्म के अंदर से और वो सारी वैल्यूज़ हॉबीज़ अरे के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ एज इनपुट आ जाती हैं और यूज़र ने एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो जब वो सेलेक्ट करता है तो एक लिस्ट उसके पास आ जाती है और वो एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेक्स्ट एरियाज, जिसमें हम इनपुट तो टेक्स्ट ही लेते हैं लेकिन ये मल्टीपल लाइंस पर टेक्स्ट जो है वो मुश्तमिल हो सकता है। एंड लास्ट में हमारे पास है फाइल अपलोड्स, जिसमें हम यूज़र से कोई भी फाइल अपलोड करने का कहते हैं। ये फाइल इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, तो इसमें हम इनपुट के टैग के अंदर टाइप मेंशन करेंगे फाइल, और उसके इंक्रिप्शन टाइप में हम मेंशन करते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, यानी हमारा जो फॉर्म का डाटा है वो अब मल्टी पार्ट पर मुश्तमिल है, उसमें टेक्स्ट भी है, उसमें फाइल्स भी हैं। तो अब हम हर इनपुट एलिमेंट की एक एग्जांपल देख लेंगे एक एक के किस तरह से इसको फॉर्म के अंदर लिखा जा रहा है और किस तरह से उसको PHP के अंदर हैंडल किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम रेडियो बटन्स को देखेंगे। टेक्स्ट को हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं तो उसको हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट रेडियो बटन्स इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेडियो बटन है, तो टाइप हमने यहाँ पे रेडियो मेंशन की है, उसको ID दिया है, उसको नेम दिया है और उसको एक वैल्यू दे दी है। इसी तरह हमने दूसरा रेडियो बटन सेम पैटर्न पे बनाया जो कि ब्लू है। इसी तरह हमारे पास तीसरा रेडियो बटन है जो कि ग्रीन है जिसकी वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास सबमिट का बटन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर रेडियो बटन की टाइप हमने मेंशन की है, उसको ID और उसको नेम असाइन किया है। तो ये ब्राउज़र में आपके पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म के अंदर दिखता है। आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम इस
सिलेक्शन को सबमिट करेंगे तो अब हम प्रोसेस अंडरस्कोर फॉर्म के अंदर देखते हैं कि इसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे वही आपका जो कंडीशनल चेक है कि रिक्वेस्ट मेथड आप चेक करवा रहे हैं कि वो पोस्ट है या गेट है। इसके अलावा यहाँ पे लाइन नंबर 3 में हमने ग्लोबल का पोस्ट वेरिएबल इस्तेमाल किया और उसमें से हम कलर की वैल्यू को गेट कर रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर कलर की वैल्यू सेट है या नहीं है। अगर हम फॉर्म पे वापस आए तो आप देखें कि हमने हर रेडियो बटन को जो नेम है की जो है वो कलर असाइन की है। तो जो भी रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा उसके अंदर रेड, ब्लू या ग्रीन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फेवरेट कलर का और अगर कलर की के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम वो वैल्यू गेट करके फेवरेट कलर के अंदर स्टोर करवा देंगे और उसके बाद हमने सिंपली कलर को जो है वो प्रिंट करवा दिया है और अगर कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं की तो हम मैसेज शो करवा देंगे प्लीज सिलेक्ट अ कलर। तो इसको हम देखते हैं, इसमें हम ब्लू सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं तो मैसेज आ गया है योर फेवरेट कलर इज ब्लू। इसको अगर हम दोबारा रीलोड करें और कोई कलर मैं सिलेक्ट नहीं करता और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आपके पास मैसेज आ रहा है प्लीज सिलेक्ट अ कलर। अब हम बात कर लेते हैं चेक बॉक्सेस की। अब हमारे पास एक फॉर्म के अंदर चेक बॉक्सेस हैं कि यूज़र से कहा जा रहा है कि वो अपनी हॉबीज सिलेक्ट करे, तो हम एक से ज़्यादा सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कोडिंग के अंदर देखें, फॉर्म के अंदर हमने चेक बॉक्स का जो इनपुट एलिमेंट है वो लगा दिया और बस टाइप में हमने बता दिया कि ये है चेक बॉक्स और आईडी हमने इसी तरह असाइन की है। हर चेक बॉक्स की अलग अलग आईडी होगी। इसके बाद हमने जो नेम की हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने एक अरे यूज़ करनी है। हम हॉबीज़ की अरे यूज़ कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू सिलेक्ट होगी वो हॉबीज़ की अरे के अंदर आ जाएगी। क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन होगी तो इसलिए हम अरे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास पहला चेक बॉक्स है जो कि रीडिंग का है। इसी तरह आपके पास हाइकिंग का चेक बॉक्स है। इसी तरह आपके पास तीसरा चेक बॉक्स है और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक अरे जो है वो नेम की के अंदर इस्तेमाल की है। तो अब जब फॉर्म का डाटा सबमिट होगा चेक बॉक्सेस के थ्रू, यहाँ पे हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे। ये तो वही हमारा वेरिफिकेशन चेक है कि पोस्ट मेथड है या नहीं है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो डाटा रिसीव हो रहा है पोस्ट के अंदर उसके अंदर हॉबीज नाम की कोई की मौजूद है और उसके बाद हमने एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है कि क्या हॉबीज के अंदर कोई अरे मौजूद है या नहीं है जो पोस्ट के अंदर डाटा आ रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हमने सिंपली अरे की वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया है योर सिलेक्टेड हॉबीज आर और HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन के अंदर हमने हॉबीज की अरे को सिंपली इम्प्लोड के जरिए प्रिंट करवा दिया है। और अगर कोई भी सिलेक्शन नहीं की गई और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपके पास यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी हॉबीज। तो ब्राउज़र में वापस आते हैं, मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कि आप जो भी मेरी सिलेक्शन थी उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। और अगर मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं करता तो मेरे पास मैसेज आ गया कि मैंने कोई हॉबी सिलेक्ट नहीं की। नेक्स्ट जो इनपुट एलिमेंट है वो है हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से मैं कोई भी कंट्री सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो वो कंट्री का नेम प्रिंट हो जाता है। फॉर्म के अंदर इसके लिए हम सिलेक्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट का टैग हमने क्लोज किया हुआ है। तो इस सिलेक्ट के टैग के अंदर मैंने आईडी पास की है बिल्कुल जिस तरह मैंने दूसरे इनपुट एलिमेंट्स के अंदर पास की थी और उसके बाद मैंने उसके लिए नेम की यूज़ की है और उसको वैल्यू मैंने दी है कंट्री। अब इस सिलेक्ट के टैग के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन का टैग हमने लगाया है, उसको वैल्यू असाइन की है यूनाइटेड USA और यूज़र को दिखाने के लिए हमने टेक्स्ट लिख दिया है यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह दूसरा हमारे पास ऑप्शन का टैग है, उसकी वैल्यू है कनाडा। इसी तरह थर्ड है यूनाइटेड किंगडम एंड द फोर्थ सिलेक्शन इज अदर। इसको प्रोसेस करना भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल हमारे पास जो है वो एक हमने सिलेक्टेड कंट्री का वेरिएबल बनाया है और जो भी हमारे पास पोस्ट के अंदर कंट्री की के अंदर वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और हमने उसको सिंपली यहाँ पे इको स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट करवा दिया है। तो ब्राउज़र में दोबारा भी आप आउटपुट देख सकते हैं कि जो मैं सबमिट करता हूँ तो वो वैल्यू जो पोस्ट के थ्रू आ रही है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अक्सर आपने वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं कि एक मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट बॉक्स भी होता है इस तरह का, जिस तरह यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है और यहाँ पे आप मल्टी लाइन इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। तो इसको भी इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। हम टेक्स्ट एरिया का टैग इस्तेमाल करते हैं, उसको आईडी और नेम असाइन करते हैं और इसमें हमने दो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, रोज़
एंड कॉलम्स। रोज इस टेक्स्ट एरिया की विजिबिलिटी बताती हैं कि मैक्सिमम ये दिखने में 5 रोज के इक्वल होगा इसका साइज, और इसकी जो कॉलम वाइज लेंथ होगी वो 30 कैरेक्टर्स पर लाइन होगी। यानी दोबारा मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो आप देखें कि जो मैक्सिमम इसकी जो विजिबिलिटी है वो है 5 रोज के इक्वल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें 5 से ज़्यादा रोज का डाटा नहीं लिख सकते, आपको विजिबिलिटी 5 रोज के इक्वल ही रहेगी, लेकिन आप टाइप मल्टीपल लाइंस कर सकते हैं और पर लाइन जो है वो मैक्सिमम आपके 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये 30 कैरेक्टर्स जो हैं वो पर रो जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिंपली इसको भी आप एज बाकी इनपुट एलिमेंट्स ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैसेज का वेरिएबल क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो की थी वो नेम के अंदर मैसेज थी। तो पोस्ट के अंदर से हम मैसेज की वैल्यू गेट करेंगे, इसके अंदर स्टोर करवाने के बाद सिंपली हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ प्री टैग एंड HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे ब्राउज़र में अब मैं जाऊँ उस इसको सबमिट अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास से जो भी मैंने इनपुट टाइप की थी ये आ गई है। तो तकरीबन सारे फॉर्म के एलिमेंट्स हम देख चुके हैं। अब हम फाइल की फॉर्म हैंडलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है और उसमें मैसेज है कि सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। तो यहाँ पे हम जो इनपुट का टैग इस्तेमाल करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो हम इनपुट का टैग ही लगाएंगे और उसमें टाइप में हम लिखेंगे फाइल। इसी तरह हम नेम की असाइन कर देंगे इसको कि फाइल टू अपलोड। इसी तरह हम आईडी असाइन करेंगे और आईडी भी हम फाइल टू अपलोड रख देते हैं। अच्छा, ये तो हमारा वो फाइल का इनपुट टैग हो गया। अब फॉर्म के टैग के अंदर हमने एक तीसरी चीज इंक्लूड करनी होती है एक्शन और मेथड के अलावा, जो कि होती है फॉर्म की इंक्रिप्शन टाइप। हम लिखेंगे ENC टाइप इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा। यानी हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स का डाटा जो है वो आ सकता है, उसमें फाइल्स हो सकते हैं, उसमें इनपुट भी हो सकती है। तो इसको अब हम सेव कर देंगे। तो ब्राउजर में अब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास आ रहा है सेलेक्ट फाइल टू अपलोड और चूज फाइल। अब इस पर आप इन क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल सिलेक्शन के लिए जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब हम अपलोड के बटन के ऊपर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है PHP फाइल के अंदर वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबमिशन चेक है वो है और उसमें हम एक इजाफा करते हैं कंडीशन का विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर के क्या हमारा जो डाटा का रिक्वेस्ट मेथड है वो पोस्ट है, और इसके साथ हमने कंडीशन लगाई है कि क्या इसमें फाइल आ रही है या नहीं आ रही। तो हमने फाइल्स का सुपर ग्लोबल इस्तेमाल किया है और उसके अंदर हमने की पास कर दी है फाइल टू अपलोड। तो जो भी फाइल होगी वो इस फाइल्स के सुपर ग्लोबल के अंदर आ जाएगी। तो अब हम क्या करते होते हैं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको फाइल का नाम दे दिया है और उस फाइल वेरिएबल के अंदर वो मैंने पूरी फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करवा दी है इस सुपर ग्लोबल फाइल्स के अंदर से फाइल को गेट करने के बाद। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ फाइल की इन्फॉर्मेशन के, जिसमें फाइल का नेम हो सकता है, फाइल का टेम्परेरी नेम क्या होगा, फाइल का साइज, और फाइल के अंदर अगर कोई एरर है, और इसी तरह फाइल के टाइप। तो ये मैं सिंपली फाइल के वेरिएबल के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर लूँगा और डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दूंगा। अब यहाँ पे मैं फाइल के ऊपर बेसिक एरर हैंडलिंग करूँगा। इफ़ फाइल एरर इज इक्वल टू 0, अगर फाइल के अंदर कोई एरर नहीं है तो इसी का मैं एल्स ब्लॉक बना दूंगा, और एल्स ब्लॉक में मैं सिंपली लिख दूंगा कि फाइल अपलोडिंग में कोई एरर आ रहा है। तो अगर फाइल के अंदर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे मैं सिंपली फाइल के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे हमने मैसेज करवाया कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और फाइल का नेम हमने प्रिंट करवा दिया है। इसी तरह हमने फाइल का साइज जो है वो किलोबाइट्स के अंदर सेव करवा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल का जो भी साइज होगा उसको हम 1024 से डिवाइड करेंगे तो वो KBs में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो रूटीन की चीज़ें हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे जो असल समझने की चीज़ है वो है मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन। जब भी आपकी फाइल रिसीव होती है फॉर्म के थ्रू तो यहाँ पे आप सर्वर की जो स्क्रिप्टिंग फाइल है उसमें एक फंक्शन यूज़ करते हैं मूव अपलोडेड फाइल, जो आपकी फ़ाइल को सर्वर के अंदर किसी भी डायरेक्टरी में मूव करवा देता है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल का टेम्परेरी नेम प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टरी मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास एक अपलोड्स की डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम इस फाइल को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। डायरेक्टरी के साथ हम लगा देते हैं फाइल का नेम, यानी फाइल का नेम हम कंकैटिनेट कर देंगे। तो जब भी सर्वर पे आपकी फाइल अपलोड होती है तो उसको पहले अपलोड करने से पहले एक टेम्परेरी नाम असाइन किया जाता है, तो वो हमने मेंशन कर दिया। डायरेक्टरी दे दी है कि कहाँ पे इसको अपलोड करना है और उसके बाद फाइल का नेम। सो लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे फाइल चूज करता हूँ, मैं कोई भी
इमेज जो है वो मैंने चूज़ की है और मैं अपलोड के बटन पे जब क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं कि फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे हमारा कोड है वहाँ पे हमने वो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को अपलोड करना चाहें। तो अपलोड्स की डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर ली है। तो अभी फ़ाइल तो अपलोड हो गई लेकिन वो आपको सर्वर पे नज़र नहीं आएगी कहीं भी। तो अब हम अपने कोड को दोबारा रन करते हैं और अब जब मैं फ़ाइल चूज़ करता हूँ और इसको अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं आया। फ़ाइल का साइज़ भी आ गया है, नेम भी, और फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और अब हम इस अपलोड्स की डायरेक्टरी में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से हम फाइल्स को फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं और उसको सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं। जब भी हम फॉर्म में इनपुट के थ्रू डाटा लेते हैं यूज़र से तो हमने उस डाटा को वैलिडेट लाजमी करना है। फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो डाटा हम इनपुट के तौर पर ले रहे हैं वो करेक्ट भी है और वो सेफ भी है। तो दो तरह की वैलिडेशंस हम अप्लाई करते हैं बेसिकली फॉर्म्स के ऊपर। एक होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन और एक होती है सर्वर साइड वैलिडेशन। जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है वो ब्राउज़र में ही हम परफॉर्म करते हैं और जो सर्वर साइड वैलिडेशन है वो सर्वर साइड पे परफॉर्म की जाती है। मींस के जो वैलिडेशन का कोड है वो आपकी फॉर्म के सबमिशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम सर्वर साइड वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे। तो सर्वर साइड की वैलिडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है या डाटा को डाटाबेस में स्टोर करवाना है। तो इसमें डिफरेंट चेक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ आ जाती है रिक्वायर्ड फील्ड्स। आपने ये देखना है कि अगर जो डाटा आप इनपुट के तौर पे ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एम्प्टी ना हो तो आप ये चेक करेंगे कि डाटा एम्प्टी तो नहीं है। इसके लिए आप एम्प्टी का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाटा आ रहा है फॉर्म के थ्रू उसकी डाटा टाइप आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये रिक्वायर्ड था कि डाटा सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए तो आप इस न्यूमेरिक का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि डाटा न्यूमेरिक है या नहीं है, नंबर्स के अलावा तो नहीं इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद। इसी तरह हम डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं जो भी हमारा इनपुट डाटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूज़र से इनपुट में ईमेल मांगा था और हमने ये चेक करना है कि यूज़र ने सही ईमेल टाइप किया है, वो ईमेल के फॉर्मेट को फॉलो करता है या नहीं, तो उसके लिए हम फ़िल्टर वेरिएबल के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के फ़िल्टर अवेलेबल हैं PHP के अंदर जो कि हमें डाटा टाइप को चेक करने में मदद फराहम करते हैं। इसके बाद हमारी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि डाटा जो हम इनपुट ले रहे हैं उसकी लेंथ हम फिक्स कर देते हैं। तो हम लेंथ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कि जो लेंथ हमने मुख्तस की है डाटा उसी लेंथ के मुताबिक है या नहीं है। फॉर्मेट वैलिडेशन हम जब अप्लाई करते हैं जब हमने एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर यूज़र से इनपुट लेना है। जैसा कि आपका अगर CNIC नंबर है तो उसमें आप देखते हैं कि फर्स्ट 5 डिजिट के बाद डैश है, फिर आप 9 नंबर्स एंटर करेंगे फिर डैश आएगा। तो इस तरह से आपका फ़ोन नंबर का फॉर्मेट भी हो सकता है जिसमें पहले 4 डिजिट के बाद डैश आएगा और फिर बाकी 7 या 8 नंबर्स आप टाइप करेंगे। तो इसके लिए आप फॉर्मेट वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप वो फॉर्मेट मेंशन कर देते हैं जिस फॉर्मेट में आप डाटा लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको ये चेक करके बताएगा कि डाटा फॉर्मेट के मुताबिक है या नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है डाटा की सैनिटाइजेशन। डाटा की सैनिटाइजेशन का मतलब ये है कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है फॉर्म के थ्रू उसमें हमने ये चेक करना है कि कोई ऐसे मेलिशियस कोड तो नहीं है या ऐसे करैक्टर्स तो नहीं है जो हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो इसके लिए हम ट्रिम का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिप स्लैशेस का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और HTML स्पेशल करैक्टर्स का फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक में जो भी हमने फॉर्म वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए थे उनको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपल अभी हमारे फॉर्म पास जो है एडिटर के अंदर एक फॉर्म मौजूद है जिसके अंदर हम यूज़र से नेम एज इनपुट ले रहे हैं और ईमेल एज इनपुट ले रहे हैं। फॉर्म का जो मेथड है वो आप देख सकते हैं पोस्ट है। अच्छा, पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था कि हम एक्शन में उस फाइल का नेम लिखते थे या पाथ लिखते थे जिस पर फॉर्म की प्रोसेसिंग की जानी है। अब यहाँ पे एक चेंज ये है कि हम चाहते हैं कि जिस फाइल के अंदर हमने फॉर्म इस्तेमाल किया है उसी फाइल के अंदर हम फॉर्म की प्रोसेसिंग का कोड भी लिखेंगे। तो उसके लिए PHP में एक स्पेशल तरीका यूज़ किया जाता है। हम एक्शन के अंदर PHP का टैग यूज़ करते हैं
और हम इको स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए सर्वर का सुपर ग्लोबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी फॉर्म को सबमिट किया जाएगा सर्वर पे और अंदर हम ये पैरामीटर लिखते हैं PHP_self। सेल्फ का मतलब है खुद, यानी जिस फाइल पर ये फॉर्म मौजूद है उसी के ऊपर इसकी प्रोसेसिंग का कोड भी होगा। तो फॉर्म जो है वो इसी फाइल को सबमिट किया जाएगा, यानी ये फाइल अपने आप को फॉर्म का डाटा सबमिट करेगी। तो यहाँ पर HTML स्पेशल करैक्टर के बगैर भी हम सर्वर का सुपर ग्लोबल इस्तेमाल कर सकते थे, बट हमने अपने URL को सेफ बनाना है। तो URL को सेफ बनाने के लिए हमने HTML स्पेशल करैक्टर्स का फंक्शन यूज़ किया है और उसके अंदर हमने सर्वर का सुपर ग्लोबल जो है वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू जो नेम का इनपुट टैग है उसके अंदर हमने वैल्यू का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया और उसमें हमने जो भी यूज़र इनपुट एंटर करेगा तो फॉर्म की सबमिशन के बाद वही इनपुट उसको नेम के इनपुट बॉक्स में शो होगी। तो यहाँ पे भी हमने PHP का टैग यूज़ करते हुए इको करवाया है नेम की वैल्यू को। ये नेम का वेरिएबल जो है वो हम ऊपर फाइल के अंदर अभी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक स्पैन का टैग लगाया। जब भी आप फॉर्म को वैलिडेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने एरर मैसेजेस शो करवाने हैं, तो इसको हमने दी है क्लास एरर, यानी ये एरर शो करेगा और हमने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया है जो कि हमारी एरर को डिनोट करने के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे PHP का टैग आ गया है जो हमारे एरर को शो करेगा यूजिंग नेम एरर वेरिएबल। ये नेम एरर का वेरिएबल जो है उसके अंदर हम एरर मैसेज स्टोर करवाएंगे और वो यहाँ पे इको करवा देंगे अगर कोई एरर हो। तो सेम इज़ द केस फॉर ईमेल टैग। यहाँ पे भी हमने ईमेल जो भी यूज़र एंटर करेगा वो प्रिंट करवा दिया है और उसी तरह हमने ईमेल के लिए भी एरर मैसेज शो करवाया है यूजिंग ईमेल एरर वेरिएबल। तो इस फाइल को अगर आप रन करें ब्राउज़र में आप देख सकते हैं कि नेम है हमारे पास ईमेल और यहाँ पे एरर मैसेज को शो करवाने के लिए हमने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्टी डाटा सबमिट किया तो लिख के आ गया नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। अब ये हम ऊपर PHP के कोड में देखेंगे कि कैसे सब कुछ हैंडल किया जा रहा है। तो ये PHP का हमारा कोड है इसी फाइल के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे फॉर्म है HTML के अंदर और उसी के ऊपर जो है वो हमने PHP का कोड लिखा हुआ है। तो अब हम इस PHP कोड को डिस्कस कर लेते हैं। हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, नेम का वेरिएबल है और ईमेल का, ये यूज़र की इनपुट को स्टोर करेंगे। इसी तरह हमने नेम एरर और ईमेल एरर के नाम से 2 वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें हम एरर मैसेजेस स्टोर करवाएंगे और उनको शो करवाएंगे। ये हमारा सबमिशन चेक है कि क्या जो फॉर्म का सबमिशन मेथड है वो पोस्ट है। इसके बाद लाइन नंबर 6 पे हमने ये चेक लगाया है कि यूज़र ने जो नेम इनपुट किया है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो हम नेम एरर के अंदर एरर मैसेज स्टोर करवाएंगे नेम इज़ रिक्वायर्ड। और अगर यूज़र ने जो नेम एंटर किया है वो एम्प्टी नहीं है तो हम उस नेम को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेम का वेरिएबल लिखा है और उसको हमने इक्वल कर दिया है टेस्ट इनपुट फंक्शन के, और उसको हम जो भी नेम आ रहा है पोस्ट के अंदर वो एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ये अब दोबारा देखने के नेम के वेरिएबल को हमने टेस्ट इनपुट फंक्शन के इक्वल किया है और उस टेस्ट इनपुट फंक्शन को जो भी यूज़र ने नेम इनपुट किया है वो एज पैरामीटर पास करें। यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है जो भी हमारे पास डाटा आएगा उसको सैनिटाइज करने के लिए। जो भी हमारे पास डाटा एज इनपुट आएगा उसको हम इस फंक्शन को पास करेंगे ताकि हम इस डाटा के ऊपर सैनिटाइजेशन परफॉर्म कर सकें। तो जो भी हमारा डाटा एज आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा उसको हम ट्रिम भी करेंगे, उसके अंदर अगर कुछ स्लैशेस मौजूद हैं तो वो हम रिमूव करेंगे। इसी तरह हम उसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर्स मौजूद हैं तो वो हम रिमूव करेंगे और डाटा को फिर हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये जब डाटा हमें सैनिटाइज करने के बाद रिटर्न करेगा तो नेम के अंदर अब सैनिटाइज्ड नेम जो है वो स्टोर हो गया। इसके बाद हमने फॉर्मेट वैलिडेशन की है नेम की। हम ये चेक कर रहे हैं कि नेम के अंदर कोई नंबर्स तो मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया है। हमने प्रेग मैच का फंक्शन यूज़ किया है और उसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा नेम है उसके अंदर या तो स्पेसेस अलाउड हैं या A से लेके Z तक के करैक्टर्स अलाउड हैं। वो कैपिटल भी हो सकते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं। तो ये इफ़ कंडीशन हमें चेक करके बताएगी कि जो हमारा नेम है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट के मुताबिक है या नहीं है। तो अगर वो हमारे फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है तो भी हम नेम एरर के वेरिएबल के अंदर एरर मैसेज स्टोर करवा रहे हैं कि ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने
जो हमारा पहला इनपुट था नेम, उसके ऊपर ये चेक लगाया कि वो एम्प्टी है या नहीं है। उसके बाद हमने उसके ऊपर सैनिटाइजेशन परफॉर्म की यूजिंग टेस्ट इनपुट फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों फंक्शंस हमने इस्तेमाल किए और सैनिटाइजेशन के बाद डाटा जो है वो रिटर्न किया जाता है। उसके बाद हमने नेम के वेरिएबल के ऊपर फॉर्मेट वैलिडेशन अप्लाई की है, और अगर वो हमारे फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है तो हमने नेम एरर के वेरिएबल में एरर मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो इसी तरह सेम इज़ द केस फॉर द ईमेल। हम ये चेक करें कि ईमेल जो यूज़र ने इनपुट किया है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है, ईमेल एरर के वेरिएबल के अंदर आपने ईमेल का एरर मैसेज स्टोर करवाया कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह जो हमारा टेस्ट इनपुट का फंक्शन है, उसको भी आप जो ईमेल आ रहा है फॉर्म के थ्रू, उसको एज आर्गुमेंट पास कर देंगे, और उस ईमेल के ऊपर भी आप वही तीनों फंक्शंस अप्लाई करेंगे, ट्रिम का फंक्शन, स्ट्रिप स्लैशेस और HTML स्पेशल कैरेक्टर्स का। तो टेस्ट इनपुट हमें ईमेल को सैनिटाइज करने के बाद भेजेगा और वो इस ईमेल के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम ईमेल को वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि यूज़र ने जो ईमेल लिखा है वो ईमेल के फॉर्मेट को मैच करता है या नहीं। तो उसके लिए हम फिल्टर वेरिएबल का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फिल्टर हमने लिखा है कि इफ़ नॉट फिल्टर वेरिएबल, और इस फंक्शन को हमने ईमेल का वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास कर दिया, और हमने यहाँ पे फिल्टर मेंशन कर दिया कि वो ईमेल को वैलिडेट करके हमें बताए कि ईमेल हमारा करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम एरर मैसेज प्रिंट करवा देंगे इन इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर नेम एरर का मैसेज भी एम्प्टी है और ईमेल एरर का मैसेज भी एम्प्टी है तो नेम और ईमेल को प्रिंट करवा दिया जाए। इन दोनों वेरिएबल्स के एम्प्टी होने का मतलब ये है कि कोई भी एरर हमारे डाटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम इस कोड को रन करते हैं, तो आप देखें कि पहले मैं एम्प्टी डाटा जो है वो सबमिट करता हूँ तो एरर आ गया कि नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं नेम के अंदर कुछ करेक्टर्स के अलावा न्यूमेरिक डाटा भी डालता हूँ, और ईमेल जो है वो भी मैं करेक्ट लिख देता हूँ, email admin@admin.com। तो यहाँ पे देखें कि एरर आ गया कि ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड। यहाँ से मैं इस एरर को रिमूव करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमने डाटा सबमिट किया था वो हमारे पास प्रिंट होके स्क्रीन पर आ गया है। तो इस तरह से हम फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट वैलिडेशन चेक्स।